फ्रेंड, आज का हमारा इतिहास क्लास 6 चैप्टर 1 क्या कब कहाँ और कैसे के चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन है पूरे उसके में नोट्स की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछें। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है रसीदा का सवाल। हम आप सब जैसी एक लड़की है रसीदा, उसका सवाल है कि 100 साल पहले की जानकारी, कि 100 साल पहले के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को जब पूरा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम 100 साल की हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, अतीत में जो लोग थे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और हम शिकारी, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, कृषक इत्यादि के बारे में भी हम जान सकते हैं। अतीत में इन सभी के बारे में हम जान सकते हैं। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि लोग रहते कहाँ थे। तो नर्मदा नदी, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। जो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे। नर्मदा नदी के तट पर जो रहने वाले लोग थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे, जो अपने आसपास के विशाल जंगलों से परिचित थे। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले कुशल संग्राहक अपने आसपास के विशाल जंगलों से परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों व जंगलों के उत्पादों का प्रयोग करते थे। वे जानवरों का भी आखेट करते थे। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम की सुलेमान व किरदर पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी के बाद हमारे उत्तर पश्चिम में जो पड़ता है सुलेमान व किरदर पहाड़ियाँ, यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्रियों व पुरुषों ने गेहूं तथा जौ जैसी फसल को उपजाना आरंभ किया। यहाँ पर सबसे पहले स्त्री और पुरुष ने क्या, गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाया और पशुओं को पालतू भी बनाया। कहाँ, सुलेमान और किरदर पहाड़ी पर। और जो पालतू पशु थे वो क्या थे, पशु, भेड़, बकरी, गाय, बैल इत्यादि। और वो लोग कहाँ रहते थे, गाँव में। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम में गारो और मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। यहाँ पर किसका विकास होता है, कृषि का। सवाल है कृषि का विकास कहाँ, तो उत्तर पश्चिम और मध्य में कृषि का विकास होता है। और सबसे पहले उन लोगों ने क्या उगाया, चावल। नेक्स्ट, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पर आरंभिक नगर फले फूले। कृषि तथा इसकी सहायक नदियों में आरंभिक नगर फले फूले। और सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आके मिल जाते। लगभग 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर आरंभिक नगर फले फूले। और गंगा तथा इसकी सहायक नदी में 2500 वर्ष पूर्व नगर फले फूले। जबकि गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो है सोन। गंगा के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो हमारा वर्तमान बिहार, वो पहले मगध नाम से जाना जाता था। तो इस मगध जो है वो मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। लोग लेते जो भी हमने जिसका नाम देखा था, ये था हमारा उत्तर पश्चिम में किरधर और सुलेमान की पहाड़ी। और यहाँ पर स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया, पालतू बनाया। पशु थे भेड़, बकरी, गाय, बैल। और हमारा है सिंधु व सहायक नदी, यहाँ पर आरंभिक नगर फले फूले। और हमारा था गारो पहाड़ियाँ। यहाँ पर पश्चिम में गारो और मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। अब हम देखते हैं, लोगों ने विभिन्न जगह पर यात्राएं करी। बहुत से लोगों ने क्या करी, बहुत जगह पर यात्राएं करी। वो महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर पर यात्राएं करते। रेगिस्तानों की यात्राएं की, समुद्र के कारण यात्राएं जो थी वो जोखिम भरी होती थी, लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे। और लोग यात्राएं क्यों करते थे, क्या वजह होती थी यात्राएं करने की। तो यात्रा जो लोग करते थे वो काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण,
या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर कभी कभी सेनाएं भी दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए यात्राएं करते थे। अतिरिक्त व्यापारी अपने काफिले में तो कभी जहाज में मूल्यवान वस्तु लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे वो शिक्षा और सलाह देने के लिए एक कबीले से दूसरे कबीले यानी एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। कुछ लोग निर्धारित स्थान को खोजने के लिए भी उत्सुकतावश क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं क्या करते थे, और इन सभी यात्राओं से लोगों के विचारों को जानने का मौका मिला। जो लोग यात्राएं करते थे इससे क्या हुआ कि लोगों के विचारों का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला। अब हमारा है देश के नाम। जो हम अपने देश इंडिया या फिर भारत जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ये कैसे मिला, देश का नाम इंडिया कैसे रखा गया? तो सबसे पहले इंडिया जो है वो इंडस से निकला है, इसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडिया इंडस से निकला है, इसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। पश्चिम से आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु को हिंदोज व इंदौर कहा। सिंधु नदी को हिंदोज व इंदौर कहा, और इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश थे यानी हमारा इंडिया, उनको इंडिया कहा। बारे में कैसे जाने? तो सबसे पहले आता है कि हम अतीत के बारे में पांडुलिपि से, अभिलेख से या फिर पुरातात्विक से जानकारी ले सकते हैं। 9 साल पहले की बातें हम कैसे जान सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, तो अतीत के बारे में हम पांडुलिपि से, सबसे पहले पांडुलिपि को समझ लेते हैं, फिर अभिलेख, फिर पुरातात्विक को समझे। अभिलेख, पुरातात्विक और पांडुलिपि, इनसे हम अतीत की जानकारी ले सकते हैं। तो पांडुलिपि हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि को हम पांडुलिपि कहा जाता है। और पांडुलिपि के अंग्रेजी में होने वाला जो शब्द है प्रयोग, वो मैन्युस्क्रिप्ट है, और मैन्यू का अर्थ होता है हाथ, ठीक। और पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र, यहाँ पे एक पांडुलिपि की फोटो दे रखी है। जो पांडुलिपि है वो प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में होने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। पांडुलिपि किस पे लिखी जाती है? जो बुर्ज नामक पेड़ की छाल होती है उस पर विशेष तरीके से तैयार कर उस पर लिखी जाती है। अब हमारा सवाल है कि पांडुलिपि से हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, पांडुलिपि में किस तरह की बातें लिखी हुई है? तो पांडुलिपि में हम धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों यानी दवाइयाँ वगैरह, और विज्ञान, इन सभी की जानकारी हमें पांडुलिपि से मिलती है। इसके अलावा महाकाव्य व नाटक से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट अभिलेख। जो अभिलेख है वो धातु अथवा कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, इसी को अभिलेख किसे कहते हैं? धातु व कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाना अभिलेख कहलाता है। तो राजा रानियों ने अपने द्वारा करवाए गए विभिन्न कामों को उत्कीर्ण करवाया। और नेक्स्ट हमारा पुरातात्विक। जो अतीत की जानकारी करने वाले जो लोग हैं वो पुरातात्विक कहलाते हैं। और पुरातात्विक पत्थर ईंटों से बनी इमारतों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक जो अतीत की जानकारी करते हैं, और ये पुरातात्विक कहाँ से जानकारी इकट्ठी करते हैं? तो पुरातात्विक ईंटों से, पत्थर से व चित्रों, इमारतों के चित्र, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वह हजारों हथियारों, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई भी करते हैं। आभूषण, सिक्के, बर्तन, इनकी प्राप्ति के लिए कभी कभी खुदाई भी वो कर देते हैं। और जानकारी के लिए कभी वो मछलियों की और जानवरों की हड्डी का भी प्रयोग करते हैं। अब हमारा है तिथियों को समझना। तिथियों को हम कैसे समझें? तो सबसे पहले कहीं कहीं पे तुमने BC लिखा दिखा होगा। BC यानी बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब ईसा पूर्व। जो ईसा मसीह का जन्म
से पहले की जो घटना होती है उसको BC यानी इस BC लिखा जाता है, और इसको BC को कहीं कहीं BCE भी लिखा हुआ मिलता है। BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, और AD यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का वक्त, AD। इसको एनो डोमिनी और कहीं कहीं पर AD की जगह CE भी लिखा हुआ मिलता है, तो कॉमन एरा। और बीफी का मतलब बिफोर प्रेजेंट। यहाँ पर तिथियों को समझा रखा है। अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल, बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी जो हम हैं तिथियों से पहले AD, कहीं कहीं हमें AD भी दिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, उसके बाद का समय। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग भी हमें मिल जाता है। तो CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। BCE का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा, और ये तो मैंने नीचे बता दिया है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया, इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। भारत के तिथियों के रूप में इसका जो प्रयोग हुआ वो 200 साल वर्ष पूर्व इसका प्रारंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले।